गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी होती क्या है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। देखिए, बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है। ऐसी कंपनीज क्या करती हैं कि एक ऐसी कंट्री को ढूंढती हैं या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ को ढूंढती हैं जहां लेबर सस्ता हो, मटेरियल सस्ता हो, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हों और जो मार्केट हो वो वास्ट हो, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन हो लोगों की, ताकि वो खरीद सके, एक्सेस कर पाएँ सर्विसेज को। तो ऐसी कंट्री में जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो इसी में चाइना बहुत आगे था। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और चाइना में जो मटेरियल था वो बहुत सस्ता था, क्योंकि चाइना की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज चाहती थी कि चाइना में पैसा इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी थी। लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना, सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाई करना, ये सही नहीं है। हमें एक और अल्टरनेटिव चाहिए, एक और ऐसी कंट्री चाहिए जिसमें कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, जो बिल्कुल चाइना की तरह हो, यानी कि मार्केट एक्सेस करना बहुत आसान हो, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यही है चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना तो है लेकिन चाइना के साथ साथ एक और ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी involves companies diversifying their manufacturing and supply chains by establishing operations in countries other than China। चाइना को छोड़ के हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी सप्लाई चेन्स को और ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ाएं। तो इसी को कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। द एम्स टू reduce risks associated with over-reliance on a single country, especially given geopolitical tensions and supply chain disruption। जबकि चाइना की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बनती नहीं है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चली रहती हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, चाइना, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है। साउथ चाइना सी का पूरा इशू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे में कंपनीज चाहती है कि हमें दूसरे देश में जाना होगा, सप्लाई चेन्स को, मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ पे भी देखना होगा। फिर दूसरी बात आती है चाइना की डोमिनेंस। चाइना की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। पहले चाइना तो शांत था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी लगा था कि कोई बात नहीं, चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन अब चाइना पूरी तरह से लगभग डेवलप हो चुका है, तो अब चाइना भी सबको आंखें दिखा रहा है। जैसे कि साउथ चाइना सी में आप उनकी देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिसरप्ट करते हैं चीज़ों को। फिर वो इंडियन ओशंस में भी आप देख सकते हैं कि उनका डोमिनेंस कैसे बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में आप देख सकते हैं कि उनका डोमिनेशन कैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो चाइना हैज़ बीन द सेंट्रल हब ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर डिकेड्स, अर्निंग द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फैक्ट्री। चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू इट्स फेवरेबल प्रोडक्शन फैक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम। तो इसलिए अब बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी बड़ी कंपनीज नहीं चाहती हैं कि चाइना को ही सब कुछ माना जाए, इसलिए दूसरा अल्टरनेटिव भी हमारे पास होना चाहिए। नाउ शिफ्ट टू चाइना इन द 1990s। इन द 1990s मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप मूव्ड प्रोडक्शन टू चाइना, अट्रैक्टेड बाय लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्सेस टू ए वास्ट डोमेस्टिक मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट थी चाइना की, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस समय पे। तो बहुत सारी जो कंपनीज थी, जैसे कि यूएसए की, यूरोप की, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ थी वो 1990s में चाइना के पास चली गई थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, चाइना से निकलना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैंडेमिक डिसरप्शन। कोविड-19 आया। Pandemic caused significant disruption and China's zero COVID policy led to industrial lockdowns, creating inconsistent supply chain performance and container shortages। उसके बाद कोविड-19 आया तो उसमें चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आया कि जिसमें इंडस्ट्रियल लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से जो अभी की जो कंपनीज है वो चाहती है कि चाइना प्लस वन होना चाहिए, यानी कि एक और हमारे पास कंट्री या कंट्रीज होनी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी फैक्टर्स सच ऐसे चाइना जीरो कोविड पॉलिसी, चाइना जीरो कोविड पॉलिसी को लेके आया, इसलिए वो कंपनीज चाहती हैं कि हमें निकलना होगा यहाँ से। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है चाइना में, हाई फ्रेट रेट्स है, लॉन्गर लीड टाइम्स हैव लेड मैनी ग्लोबल कंपनीज टू अडॉप्ट ए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि नहीं, हमें चाइना प्लस वन देखना होगा, क्योंकि अब महंगाई भी चाइना में बढ़ती जा रही है। तो अभी चाइना प्लस वन की अगर बात हो ही रही है तो आपके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे सस्ता लेबर कहाँ पे है? ऑफ कोर्स हमारा इंडिया। तो इस वक्त इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। बात करते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड कंजप्शन पावर की। इंडियाज़ यूथफुल पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, बूढ़ी नहीं है। लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, ड्राइव कंजप्शन है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कंपनीज इंडिया को
अपना डेस्टिनेशन बना सकती हैं। उसके बाद कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ऑफर्स एंड कैपिटल कॉस्ट कंपेयर्ड लोअर लेवल टू कंपिटिटर्स लाइक वियतनाम। अब इंडिया का जो लेबर है वो सस्ता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, जैसे कि यूएई में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है। डिलॉइट स्टडी कहती है 2023 की कि इंडिया की जो एवरेज मैन्युफैक्चरिंग वेज है वो 47% कम है चाइना से। तो देखिए कितना अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है इंडिया दूसरी बड़ी कंपनीज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स की। उसके बाद हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करते हैं, टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। उसके बाद एफडीआई रिलैक्स्ड नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट हमने अपने भारत में भी बना दिया है। बहुत सारे हर्डल्स जो होते थे कंपनीज को इंडिया को एक्सेस करने के लिए, उनको हमने दूर किया है बहुत सारी पॉलिसी के ज़रिए। फिर डिजिटल स्किलिंग की हम बात करते हैं और टेक्नोलॉजिकल एज की बात करते हैं। 870 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे भारत में, यानी कि भारत के पास डिजिटल एडवांटेज भी है। ग्लोबल टेक जायंट्स हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, वो चाइना में नहीं है लेकिन भारत में है, तो इंडियन यूथ को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स हिंडरिंग इंडियाज़ कम्पिटिटिवनेस, बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। देखो कुछ भी हो लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स आते हैं उन्हें डराया भी जाता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को दूर भी किया है, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जब तक रहेंगी कोई भी कंपनी जो है बड़ी कंपनी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 बार सोचेगी। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी भारत को काम करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक क्या है वो आप ज़रूर देखिएगा। जब आप रैंक देखेंगे फिर आप पढ़ेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या भारत के पास नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में क्या कमी है। मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें तो हाई इनपुट कॉस्ट है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर हमारा स्किल्ड नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस को थोड़ा कम करता है। उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि चाइना प्लस वन क्यों ज़रूरी है। सो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी जो है वो एक क्रूशियल चांस है भारत के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चैलेंजेस को दूर करने के लिए और पूरी दुनिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब पावर हाउस बनने के लिए। सो प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, इसके लिए हमें रिसर्च पे इनोवेशन पे फोकस करना होगा, R&D पे पैसा लगाना होगा, इनोवेशन लाना होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ हमें कोलैबोरेशन करना होगा ताकि नई नई इनोवेशन आ सके, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्ड बन सके और उन्हें जॉब्स मिल सके, इससे पूरा देश डेवलप होगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।